हाँ, तो देखो आप लोग, आप लोगों को मैं अभी, है ना, बहुत फेमस सब्जेक्ट, फेमस भी है और सबसे ज्यादा टफ भी है। क्या कहा मैंने कि जो सब्जेक्ट आपका वो बहुत ज़्यादा फेमस भी है और टफ भी है। तो आप लोग सोचते होंगे सर ऐसा कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हो। तो मैं जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ उस सब्जेक्ट का नाम है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो आप लोगों ने कभी सुना है कि जो सब्जेक्ट होता है हमारा, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इस सब्जेक्टों को हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के इसमें पढ़ते हैं, क्यों हम लोग इस सब्जेक्ट को सिविल इंजीनियरिंग के इसमें पढ़ते हैं, कुछ रीज़न बता सकते हो आप लोग। अगर मैं, चलो कहने का तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन अगर मैं सब कुछ अभी बता दूंगा तो फिर आगे आप लोग क्या करोगे। तो इस सब्जेक्टों को मैं भैया तोड़ता हूँ। सबसे पहले तो इस सब्जेक्टों को मैं अलग अलग भागों में तोड़ रहा हूँ। इस सब्जेक्टों को मैं अलग अलग भागों में तोड़ रहा हूँ। तो सबसे पहले होता है डिजाइन। सबसे फर्स्ट क्या होता है, डिजाइन। तो मेरे को तो ये बताओ आप लोग कि डिजाइन करते क्यों है। कभी आपने सोचा है डिजाइन क्यों करते हैं। अरे आप लोग अगर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, उसका कुछ बेसिक ही नहीं पता हो, तो फिर आप सब्जेक्ट के डिटेल कैसे पढ़ सकते हो। या डायरेक्ट सब्जेक्ट है कि आप लोगों को बेसिक कुछ नॉलेज है ही नहीं और आपने बोल दिया कि सर हमने तो यही, चलो पढ़ो, है ना। जैसे मैंने वोल्टेज पढ़ लिया, रिवाइड पढ़ लिया, बीम कॉलम वगैरह सब कुछ चीज़ें पढ़ना चालू, लेकिन भैया पहले इसको पढ़ने से पहले यार उसकी इम्पोर्टेंस समझ लो, है ना। तो किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हर सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस समझना कंपलसरी होता है। फिर क्या होता है, हमें पहला तो हो गया सर मेरा डिजाइन, है ना। दूसरा क्या होता है, स्ट्रक्चर स्टील स्ट्रक्चरल। देखो ये तो पहला तो हो गया हमारा डिजाइन। मैं बताऊंगा सारी चीजें एक एक करके आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि सर ये डिजाइन क्यों करते हैं हम लोग। तो सेकंड जो वर्ड होता है हमारा स्ट्रक्चरल स्टील, एक तो इसको इस भागों में तोड़ सकते हैं अपन लोग। थर्ड पार्ट जो हो गया हमारा स्टील स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, ये आर है ना, आर ई स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले भागों में मैंने थोड़ा इसको डिजाइन के रूप में, दूसरा इसको थोड़ा स्ट्रक्चर स्टील, और थर्ड होता अपना स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मेरे को आप ये बताओ कि डिजाइन तो आप लोगों को समझ में आ गया। अगर स्ट्रक्चरल स्टील की अगर बात करूं तो स्ट्रक्चर वगैरह जो बनते हैं ना हमारे, अरे जो स्ट्रक्चर, अगर यहाँ पे कह सकता हूँ मैं कि सर यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, मटेरियल वाली की बात कर रहा हूँ। मटेरियल, मटेरियल यानी कह सकता हूँ कि जो चीजें अपने आरसीसी में पड़ी होगी, आरसीसी, इसको आरसीसी का फुल फॉर्म क्या है, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर जो स्टील होता है हमारा, ये मटेरियल होता है जो चीज आप आरसीसी पढ़ते होंगे। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि सर हमको Fe 250 स्टील हमने यूज किया, Fe 400, Fe 415 और 15, ठीक है। एक आपने ये भी स्टील किया होगा कि Fe 500। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने स्टील यूज किया होगा, इसको बार करते हैं। तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन चीजों का स्टील से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को आप माइंड से निकाले दो कि आप लोग इसका उपयोग स्टील के लिए कर सकते हो। तो सर हमको ये बताओ कि स्टील का उपयोग है हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो मकान वगैरह में जो हम लोग जो सरिया वगैरह यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर स्टील, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर स्टील। और जो आप लोग
रेलवे ब्रिज वगैरह जो बनाते हो, जो गटर्स वगैरह बनाते हो ना, जो रेलवे ब्रिज तो देखा ही होगा सारे लोगों ने, तो भैया वही होता अपना स्टील स्ट्रक्चर। तो वही क्या होता हमारा स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर। अगर आप जहाँ पे कंपनी, एक कंपनी मान लो, एक कंपनी है, मान लो कोई कंपनी है, और आप लोग अगर एक सिविल इंजीनियर हो, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आप एक मैं अभी ना इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी आप लोगों को स्टील स्ट्रक्चर का क्या बता रहा हूँ, एक बेसिक फंडा बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट को बेसिक से टॉप पे कैसे ले जाना अपने को, ठीक है। तो भैया मेरे को आप, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ या आप एक सिविल इंजीनियर हो, तो आप क्या करोगे, जहाँ पे कंपनी में, जहाँ पे स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे सरिया हो गया या फिर गटर्स वगैरह जहाँ पे बनते हैं, तो बनने के बाद में आप क्या करोगे, आप मान लो आपने जहाँ पे स्टील बनती है वहाँ पर कारखाने में आप चले गए या उद्योग में आपने चले गए, और वहाँ जाके क्या बोलोगे, और भैया तो हमको स्टील स्ट्रक्चर हमको क्या बनाना है, हमको क्या बनाना है कि सर हमको तो है ना रेलवे ब्रिज के लिए स्टील चाहिए। तो वहाँ जाकर कुछ न कुछ तो नाम होगा इसका, तो इसका कुछ न कुछ तो नेम होगा। तो कह सकते हैं आप लोग ये तो नहीं बोलोगे कि सर हमको AP 250 चाहिए, आप तो ये नहीं बोलोगे ना कि सर हमको AP 250 चाहिए या AP 415 चाहिए या AP 500 चाहिए हमको, ठीक है। आप तो ये नहीं कहोगे ना कि सर हमको AP 250 चाहिए, AP 415 चाहिए, AP 500 चाहिए। आप तो डायरेक्ट वहाँ पे जाके बोलोगे कि सर हमको कंपनी में जाना है जहाँ पे स्टील की क्या होती है, स्टील की क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग स्टील की क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जहाँ पर स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ जाके आप बोलोगे भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो E250 का स्टील दे दो। क्या कहोगे आप लोग कि हमको तो E250 का स्टील दे दो। अच्छा सर आपने तो यहाँ पर एक ही कहा था, लेकिन मैंने कहा था, लेकिन ये रेनफोर्समेंट कंक्रीट के बारे में कहा, जहाँ पर आप लोग बीम्स और कॉलम, जहाँ पर आप लोग बीम कॉलम वगैरह जो बनाते हो ना, मैंने वहाँ पर क्या है, मैंने एफी यानी कि कंक्रीट के, जहाँ पे कंक्रीट के बनाते हो वहाँ पे स्टील का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर मैंने एफी कहा। अब मैंने ये नहीं कहा कि सर रेलवे ब्रिज के लिए मैं जाऊँगा तो मेरे को ये 250 दे दो, या फिर बोलूँगा यहाँ पर मैं कि सर मेरे को तो है ना आप तो ग्रेड 250 का स्टील दे दो। इसको ये भी बोल सकता हूँ मैं, दूसरा ये बोल सकता हूँ कि ग्रेड 250 का मेरे को स्टील दे दो, है ना। तो इस जो इंजीनियरिंग का मतलब होता है, ई का मतलब होता है इंजीनियरिंग स्टील, इंजीनियरिंग स्टील। ये बात आप लोगों को अधिकतर पता नहीं होती है, ठीक है ना, ये बात आप लोगों को अधिकतर पता नहीं होती है, लेकिन ये चीज़ इतनी अच्छी है कि इन चीज़ों को पता करना चाहिए। मैंने क्या कहा, अब आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा कि अगर मेरे को स्टील के प्लांट में जाना होगा तो मैं सबसे पहले वहाँ पर जाकर क्या बोलूँगा, मैं ये ना कहूँगा कि अगर देखो अगर मेरे को सरिया वगैरह लेने जाना तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा सर मेरे को AP 250 का सरिया चाहिए। लेकिन जहाँ पर अगर मैं चैनल वगैरह की अगर बात करता हूँ, जहाँ पर रेलवे ब्रिज वगैरह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अगर मैं उस चीज़ को लेने अगर जाऊँगा वहाँ पर, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी होती है वहाँ जाकर बोलूँगा कि सर मेरे को ये 250 या फिर ग्रेड 250 का स्टील चाहिए, और एक का मतलब होता है इंजीनियरिंग स्टील, ठीक है ना। यहाँ से कोई बनने वाला आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक ही क्वेश्चन निकल के आता है कि स्टील स्ट्रक्चर में एक 250 का मतलब क्या होता है, तो आप सीधे बोल सकते हैं कि सर इंजीनियरिंग स्टील या फिर ग्रेड 250 होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने इतना सारा पूछ लिया होगा, लेकिन
ये बात पता है कि स्टील के जन्मदाता है कौन? कुछ सोचा आपने? अरे ऐसे मैंने बोल दिया क्यों? देखो, जैसे अगर मैंने कह दिया यहाँ पर, इसको भी रखता हूँ अभी, जैसे अगर मैंने यहाँ पर कह दिया कि सर जो सोइल होता अपना, जो सोइल होता है, ये सोइल मैकेनिक्स का, जो सोइल मैकेनिक्स होता है, सोइल मैकेनिक्स के जो फादर होते हैं, जो फादर होते हैं वो कौन है? कार्ल टर्झागी, कार्ल टर्झागी, कार्ल टर्झागी है। क्यों? क्योंकि ये इसका जो क्वेश्चन आता है, इसका क्या आता है अपना क्वेश्चन आता है, इसका आपको पता है कि सोइल मैकेनिक्स के फादर को कार्ल टर्झागी कहते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि स्टील के फादर कौन है? स्टील के फादर कौन है? आप लोगों को कुछ पता है? सीमेंट के पिता किसे कहा जाता है? कंक्रीट के पिता किसे कहा जाता है? अगर ये चीजें कभी आपको पता होगी तो मैं मानता हूं कि आपने 70% सिविल इंजीनियरिंग कवर कर चुके हो। लेकिन हम लोग क्या इन चीज़ों में कभी फोकस करते ही नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि स्टील स्ट्रक्चर को आप लोग एक बार पढ़ना चाहते हो तो ईमानदारी से पढ़ो, इसको दिल लगा के पढ़ो, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि इस सब्जेक्ट को आप लोग इज्जत दो। इज्जत देने के साथ साथ इस सब्जेक्ट को आप लोग ईमानदारी के साथ में पढ़ो, ठीक है? ईमानदारी के साथ में पढ़ो। तो मैं कह सकता हूँ कि जो स्टील के जो फादर है हमारे, वो कौन है? हेनरी बेसेमर, हेनरी बेसेमर, हेनरी बेसेमर। ये रहा जो स्टील के जो फादर है हमारे, स्टील के जो जन्मदाता है वो कौन है हमारे? हेनरी बेसेमर। कौन है हमारे? हेनरी बेसेमर, ठीक है। फिर जो कंक्रीट जो सीमेंट के जो जन्मदाता उसको बोलते हैं जोसेफ, जोसेफ अस्पेडी, अस्पेडी, जोसेफ अस्पेडी, अस्पेडी, ठीक है। जो कंक्रीट होता है इसका जोसेफ होता है जोसेफ मोरेल, जोसेफ मोरेल। ये क्या हो गया? अपना कंक्रीट के जन्मदाता हो गया। तो आप लोगों को बता दूं कि जो स्टील के जो फादर होते हैं उसको बोलते हैं हेनरी बेसेमर। कौन है? हेनरी बेसेमर, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तो कोई डाउट तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो मैं अभी कुछ इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को इतना पता है E250 का मतलब इंजीनियरिंग स्टील होता है। देखो मैंने जो लिखा ना डिजाइन स्ट्रक्चर स्टील, स्टील स्ट्रक्चर, मैं अभी ये मत सोचो कि सर ने बोल दिया है तो भूल गए होंगे, है ना। मैं आपको बता दूं कि इन सब्जेक्टों के बारे में आपको एक एक वर्ड डिस्कस करूंगा, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया जो स्टील के जो फादर है उसका नाम बताइए, हेनरी बेसेमर। कभी आगे तक तो इसका क्वेश्चन कोई आया ही नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी आगे आ जाए, ठीक है। इस सब्जेक्ट का अगर आप लोग को अगर इम्पोर्टेंस बताता हूँ मैं, अगर इस सब्जेक्ट में अगर इम्पोर्टेंस बताता हूँ मैं, तो एसएससी अगर मैं जेई की अगर बात करता हूँ यहाँ पर, एसएससी अगर जेई की बात करता हूँ तो यहाँ पर 9-10% क्वेश्चन बनते हैं लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। और अगर मैं सब इंजीनियर की अगर बात करता हूँ यहाँ पर, तो इसमें जो बनता है 6 to 8% क्वेश्चन, ये हो गया लास्ट 10 ईयर, लास्ट 10 ईयर, ठीक है। तो एक बार ध्यान देना कि स्टील स्ट्रक्चर होता है, एसएससी जेईई का जो टारगेट जाता है हमारा 9 से 10 क्वेश्चन के समथिंग होते हैं, और सब इंजीनियर में 6 से 8 क्वेश्चन के समथिंग हमारे होते हैं। भगवान करे ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले, कुछ भी हो जाए, हमको कुछ पता नहीं इस चीज़ों के बारे में, ठीक है। हमको इन चीज़ों के बारे में अभी
कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो अभी मैं यहाँ पर अगर मैं इसकी सिलेबस की अगर बात करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं इस सब्जेक्ट का अगर सिलेबस की अगर बात करता हूँ मैं, ठीक है, तो सबसे जो पहला टॉपिक होता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील अर्थ स्ट्रक्चर मेंबर। इसका जो पहला पॉइंट होता है हमारा वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर, ठीक है, एंड डिजाइन मेथड रिक्वायर्ड एंड डिजाइन मेथड रिक्वायर्ड। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को उसका इंट्रोडक्शन आना ही चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, सॉरी यहाँ पर एक वर्ड हो गया, स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें जो दूसरा टॉपिक होता है हमारा होता है कनेक्शन में आप लोग पढ़ेंगे रिवेट्स, bolted and welded connection, welded connection। ठीक है, ये हो गया अपना दूसरा टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक तो ये होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर मेंबर एंड डिजाइन मेथड रिक्वायर्ड। इसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे कि भैया इसका इंट्रोडक्शन क्या क्या है, और स्टील को पढ़ने से पहले इसकी जो डिजाइनिंग होती है कौन कौन सी मेथड के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। दूसरा होता हमारा कनेक्शन रिवेट बोल्टेड एंड वेल्डेड। ठीक है ना, अच्छा, मैं एक चीज भूल गया था कि जो स्टील होता है, कि स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, स्टील की जो क्या है, एक मिनट सॉरी, जो हमारा स्टील होता है, स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो आप लोगों को पता है कहाँ पे होती है या कौन सी मेथड के द्वारा होती है? आप लोगों को कुछ पता है क्या कौन सी मेथड के द्वारा होती है? स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इंडिया में कौन सी मेथड के द्वारा होती है? तो मैं बताना चाहूँगा आप लोग, अगर इंडिया की अगर बात करूँ मैं, आप लोगों को एक बार ये बता सकते हो कि जो स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कौन सी मेथड होती है ना, या फिर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी मेथड का यूज़ किया जाता है? अगर ये चीज़ें पता होगी तो मैं आपको जानता हूँ कि आप एक सिविल इंजीनियर हो, है ना। ये नॉर्मल चीज़ें हम लोगों को पता होनी ही चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि हम लोग इंजीनियर हो ना, आप फाइनल में होंगे या फिर इंजीनियर बन चुके होंगे, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता तो होनी चाहिए। अगर मान लो आप एसएससी जेईई का अगर इंटरव्यू में जाते हो, वहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया हमको ये बताओ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा होती है या कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होती है, तो उसका जवाब आप क्या दोगे वहाँ पर? क्यों? क्योंकि ये तो किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले का ही बेसिक टर्म्स है। आप लोग स्टील पढ़ रहे हो, और आप लोगों को ये नहीं पता है कि जो स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कौन सी मेथड के द्वारा होती है, तो आप जवाब क्या दोगे? उसके बारे में बोल्टेड रिवेटेड वगैरह पढ़ने से क्या फायदा अपन लोगों को? समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग,
तो इसका जो फुल फॉर्म इस मेथड के द्वारा होता है बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको बोल सकते हैं अपने शॉर्ट फॉर्म में BOSM, यानी बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग मशीन के द्वारा या मेथड के द्वारा इसका हो जाता है। और एक बार जाने किस मेथड का उपयोग इंडिया में लगभग 60% इसी प्रोसेस के द्वारा स्टील का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इसी प्रोसेस के द्वारा स्टील का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। दूसरा जो होता है हमारा, दूसरी जो मेथड होती है इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। दूसरी जो मेथड होती है हमारी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस मेथड या मेथड बोल सकते हो। दूसरी जो मेथड होती है हमारी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस मेथड एक होती है, ठीक है। इस मेथड के द्वारा भी स्टील का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। हाँ, तो सॉरी ये कुछ हट की चीजें, लेकिन ये चीजें भी आप लोगों को बताना कंपल्सरी क्या हो सकता है। आप लोगों से कहीं इंटरव्यू में जाते हो और ये चीजें बेसिक पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि स्टील के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में कौन सी मेथड है, बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग, और इसी मेथड का 60% किया जाता है। दूसरी मेथड है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, ठीक है। तो इसी के साथ में इसका सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं, है ना। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ अभी। दूसरा जो होता है हमारा, तीसरा जो चैप्टर होता है डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, ठीक है। वो जो चौथा जो होता है हमारा ये होता है डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, है ना। इन चीजों को मैं एक एक करके आप लोगों को धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, ठीक है। डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर हो गया, कंप्रेशन मेंबर हो गया, कॉलम बेसिस एंड फाउंडेशन। पांचवा जो चैप्टर होता है हमारा कॉलम बेसिस एंड फाउंडेशन ये वर्ड आपने नया सुना होगा ना, लेकिन इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि हमारा ये सिलेबस थोड़ा हट के है, लेकिन कॉम्पिटिटिव के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। छठा जो होता है हमारा डिजाइन ऑफ गटर्स। छठा जो होता है हमारा वो होता है डिजाइन ऑफ गटर्स, ठीक है। जो सातवां होता है हमारा, है ना, ये 6 पॉइंटर हो गए हमारे। जो सातवां होता है डिजाइन ऑफ बीम। सातवां जो होता है हमारा डिजाइन ऑफ बीम, ठीक है। डिजाइन ऑफ बीम जो इससे जो आठवां टॉपिक होता है हमारा बीम कॉलम कनेक्शन। जो आठवां टॉपिक होता है हमारा वो होता है बीम कॉलम कनेक्शन, ठीक है। वो जो नौवां होता है हमारा प्लास्टिक एनालिसिस। जो अगला टॉपिक होता है हमारा प्लास्टिक एनालिसिस, ठीक है। ये इतने टॉपिक होते हैं हमारे सिलेबस में कवर अप होंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर मेंबर एंड डिजाइन टेक्निकल मेथड। सेकंड पॉइंट होता है हमारा कनेक्शन में हम 3 चीज पढ़ेंगे, रिवेट के बारे में पढ़ेंगे, वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे और वेल्डेड कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक होता है डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। अगला जो होता है डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर।
अगला होता कॉलम बेसिस एंड फाउंडेशन। ये आपको तो नया सुनने को मिला होगा, फाउंडेशन में नया सुनने को, क्योंकि इसको तो हम सॉइल के कंडीशन में पढ़ते हैं सर, यहाँ कैसे यूज होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। डिजाइन ऑफ गटर्स हो गया, डिजाइन ऑफ बीम हो गया, बीम कॉलम कनेक्शन हो गया, एक बीम और कॉलम के बीच में वेल्डिंग वोल्टेज वगैरह कनेक्शन करता है ना, वो एक होगा अपना प्लास्टिक एनालिसिस। ठीक है, दूसरा क्या हो गया हमारा प्लास्टिक एनालिसिस। तो भैया आप मेरे को ये बताओ कि जो स्टील है वो हमारा आया कहाँ से? स्टील जो है, या मैंने बोल दिया सर आप लोग स्टील के बारे में जानते क्या हो? आपको कहा सर स्टील में कॉपर मिला के मिक्स कर दे बन गया स्टील। ये कहोगे ना आप लोग कि स्टील में कॉपर मिला के बन गया अपना। स्टील में अगर कॉपर मिला देंगे तो बन गया, आयरन में अगर कॉपर मिला देंगे तो बन गया स्टील। अरे भैया स्टील में और अन्य पदार्थ नहीं होते क्या? उसमें मैग्नीशियम नहीं होता क्या? उसमें निकल नहीं होता क्या? उसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है क्या? इसमें मैग्नीशियम का उपयोग क्या है? निकल का उपयोग क्या है ना? मैग्नीशियम हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ऊपर कोई फायर रेजिस्टेंस आ उसको कवर करने के लिए बहुत सारे उसमें अवयव मिलाते हैं ना हम लोग, है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलाते हैं। तो कह सकते हैं कि हर किसी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारे अवयव मिलाते हैं हम लोग। मैंने कब का नहीं मिलाते, लेकिन वो चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं अगर बता दूं आप लोगों को, सभी लोगों ने एक अपने मन में हासिल करो, आपने रेलवे ब्रिज बनते हुए सारे लोगों ने देखा होगा। आप लोगों ने रेलवे ब्रिज को बनते हुए सारे लोगों ने देखा होगा। मैंने कहा सर हाँ मैंने तो रेलवे ब्रिज को बनते हुए देखा होगा। तो उसमें क्या देखा आपने? अरे तो पूरा का पूरा जो रेलवे ब्रिज होता है ना, पूरा स्टील का बना होता है। क्या होता है? पूरा की पूरा स्टील का बना होता है। सर आपने तो एक दिन आरसीसी का लेक्चर लिया, उसमें कह रहे थे कि जो कंक्रीट हो गया ना हमारा, जो कंक्रीट हो गया है वो इकोनॉमिकल होता है। तो एक काम करते हैं सर, इस हिसाब से तो आप रेलवे ब्रिज है ना वो कंक्रीट के बना दो, जो रेलवे ब्रिज है वो कंक्रीट के बना दो। तो भैया मैंने हाँ कंक्रीट के भी रेलवे ब्रिज बनते हैं, मैंने कब कहा कि नहीं बनते? कंक्रीट के भी रेलवे ब्रिज बनते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो अगर पटरियों के ऊपर से जो रेल जाती है तो तो ये होता है कि रेलवे ब्रिज के ऊपर से अगर कोई ट्रेन वगैरह जा रही है तो उसमें क्या वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। और कंक्रीट में क्या होता है, अगर वाइब्रेशन ज़्यादा होता है तो कंक्रीट क्या ऑटोमेटिक अपने आप में सिकुड़ने या फिर क्रैक्स होने लगते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ में ये लेक्चर हम खत्म करते हैं यहीं पर।